हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए आज हम लोग सीयूईटी बीएड के लिए पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले लिखा है कि गांधी शांति पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे। तो याद रखिएगा कौन थे, जूलियस नेरेरे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं को उनके पुरस्कार प्राप्त करने के वर्ष के अनुसार अनुसार क्या करना है, क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा डॉक्टर सीवी रमन को मिला हुआ था, तो यानी डी पहले आएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो ऑलरेडी कट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सीवी रमन के बाद किसे मिला था बताइए। सीवी रमन के बाद किसे मिला था। देखिए याद रखिएगा कि जो सीवी रमन थे उन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था 1954 में। ठीक है, और एपीजे अब्दुल कलाम को मिला था 1997 में। फिर मिला था अमर्त्य सेन को 1999 में, और उसके बाद मिला था लता मंगेशकर जी को 2001 में। इस तरीके से देखिए सबसे पहले कौन आएगा, डी आएगा। डी के बाद ए 2 में है तो ये भी चला जाएगा। फिर देखिए फिर अमर्त्य सेन यानी सी होगा, फिर लता मंगेशकर, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 2023 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था। तो क्लाउडिया गोल्डिन ने जीता था, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट था कि लास्ट ईयर बहुत से वनडे एग्जाम में पूछा गया था। सीजीपीसीएस के प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, और सीयूईटी बीएड में तो पूछा ही गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री जिस वर्ष में वे अंतरिक्ष गए थे उसके अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले देखिए राकेश शर्मा जी गए थे, उसके पश्चात राजा चरी गए थे, राजा चरी के बाद कल्पना चावला, सॉरी गलत हो गया। देखिए सबसे पहले राकेश शर्मा जी, उसके बाद कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स, फिर राजा चरी, यानी पहले आएगा ए, और पहले ए 2 ऑप्शन में है यानी ये दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ए के बाद हमारा क्या हो जाएगा, कल्पना चावला, यानी ए के बाद डी। अगर हमको 2 भी पहले पता है तो हम ऑप्शन नंबर 2 का करेक्ट आंसर लाएंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से क्वेश्चन जो सीयूईटी बीएड है उसमें पूछा जाता है। देखिए स्कूल टाइम्स किसकी रचना है बताइए। तो याद रखिएगा किसकी है, रस्किन बॉन्ड की। स्कूल टाइम्स किसकी है, रस्किन बॉन्ड की। 3000 स्टिचेस ये है सुधा मूर्ति जी की। फिर गुड नाइट मून है मार्गरेट वाइस ब्राउन की। ठीक है, और द गिविंग ट्री जो है वो शेल सिल्वरस्टीन की है। तो इस तरह से इसे मैच करना है। देखिए ए का 2 किस में है, ए का 2 इसमें है। इजीली हमको ये आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, इस तरीके से। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए जीवन कैसा है इसकी कल्पना करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो सहानुभूति कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्पैथी कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पैथी कहते हैं। देखिए सीखने के 5E मॉडल में 5 चरण है। एक है संलग्न के बाद है अन्वेषण के बाद समझाएं, विस्तार और फिर मूल्यांकन। यानी यहाँ हो जाएगा अन्वेषण, यहाँ हो जाएगा मूल्यांकन। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 जो होगा ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी चर्चे में था करंट अफेयर्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विश्व स्तरीय आईटी परिसर शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। तो तेलंगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5OCEAN व्यक्तित्व मॉडल में ई का क्या अर्थ है। तो याद रखिए ई का अर्थ है एक्सट्रोवर्जन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको मैं पूरी अच्छी तरीके से आपको समझा देती हूँ। ये सी है, एक मिनट उसको फिर से रेज कर देते हैं। देखिए ये लिखा है OCEAN। ठीक है, यहाँ पर ओ क्या है, ओ है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। क्या है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। और C4 क्या है बताइए, तो कॉन्शियसनेस। और E4 क्या है बताइए, एक्सट्रोवर्जन, जो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में, एक्सट्रोवर्जन। ठीक है, और उसके बाद A4 क्या है बताइए, एग्रीएबलनेस। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर ये क्या होगा, N4। तो N4 है न्यूरोटिसिज्म। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है दीक्षा पोर्टल के लिए सही कथनों की पहचान कीजिए। दीक्षा पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, सीयूईटी बीएड के लिए, इस बार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखा है कि यह ज्ञान साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पोर्ट का बुनियादी ढांचा है। बिल्कुल सही। इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा 2017 में की गई थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। फिर लिखा है, तो यानी कि अगर दोनों गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर 4 तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, जिसमें केवल ए और डी है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, पुस्तक वाई आई एम एथिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है बताइए? भगत सिंह के द्वारा। ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो याद रखिए चिकित्सा शास्त्र, यानी जो 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। देखिए भारतीय मूल के कौन से प्रोफेसर हैं जिन्हें जलवायु परिवर्तन अनुसंधान के लिए डच स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है डॉक्टर जोइता गुप्ता। एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है डच स्पिनोजा पुरस्कार जो होता है उसे डच नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। और जो डॉक्टर जोइता गुप्ता है उन्होंने भारत की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उससे अपना एजुकेशन जो है वो कंप्लीट किया था, और उसके बाद वो एम्स्टर्डम में अभी प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। इन्हें ये प्राइज़ दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। फिर देखिए ये क्वेश्चन मैच द कॉलम, जिसमें कि एक तरफ सब्जेक्ट दिए हुए हैं और दूसरे तरफ उसके फादर दिए हुए हैं। देखिए क्या लिखा है, गणित के जनक कौन है? तो याद रखिए गणित के जनक कौन है, याद रखिएगा। आपको ये थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन आर्किमिडीज को फादर ऑफ मैथ्स कहा जाता है। ठीक है। फिर देखिए जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो ये है अरस्तु। ठीक है, जहाँ इसे क्या कहा जाता है? एरिस्टोटल। फिर देखिए भौतिकी के जनक आइजैक न्यूटन है। अंग्रेजी के जनक, ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश, ये है जेफरी चौसर। इस तरीके से यदि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक या शिक्षिका को चाहिए कि वो क्या करे? विद्यार्थियों के साथ विनम्रता और दृढ़ता से व्यवहार करे। ठीक है, ये सबसे सटीक है, यानी 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए निमोनिक्स शब्द निम्नलिखित से संबंधित है। तो याद रखिए निमोनिक्स का यूज़ हम क्यों करते हैं बताइए? बहुत जो भी चीज़ हमें बहुत कठिन लगता है या फिर याद नहीं होता है तो क्या करते हैं हम? निमोनिक्स से याद करते हैं। क्यों? ताकि वो मेमोरी में क्या हो, लॉन्ग टर्म तक बनी रहे। राइट। तो इस तरीके से जो निमोनिक्स है वो स्मृति से रिलेटेड है, यानी एक इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए संबंधवाद से जुड़े सीखने के लिए संबंधवाद से जुड़े सीखने का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो थोर्नडाइक ने किया था। और याद रखिए मैं आपको एक एडिशनल फैक्ट बता देती हूँ कि संबंधवाद के जो प्रतिपादक है वो थॉर्नडाइक है ही, लेकिन इनका एक कथन भी था, सीखने में प्रयास व मूल के सिद्धांत का प्रतिपादन भी थॉर्नडाइक ने ही किया था। याद रखिएगा। देखिए यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो याद रखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित होता है अनुभूति, अनुप्रयोग करना, विश्लेषण, ये संबंधित है। और जो प्राप्त करना है ये संबंधित नहीं है। ये संज्ञानात्मक क्षेत्र में नहीं आता है, ये आता है भावात्मक क्षेत्र में। ठीक है, ये किस में आता है? भावात्मक क्षेत्र में आता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था कौन सी है बताइए? तो याद रखिए जो प्रगतिशील व्यवस्था है वह क्या है? निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पर पूर्णतः आधारित निर्देश, बिल्कुल नहीं। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बिल्कुल नहीं। बार बार परीक्षण और परीक्षाएं लेना, बिल्कुल नहीं। यानी लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा की तकनीक है, यानी मोटिवेशन की तकनीक है। याद रखिएगा पुरस्कार से भी मोटिवेशन आता है, अवसर से भी, और मान्यता से भी आता है, और दंड से भी आता है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा 1। ठीक है, देखिए सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। पहला क्या लिखा है? माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के एक बहुत छोटे से समूह को पढ़ाना, नहीं। एक विद्यालय की नियमित कक्षा में शिक्षण समय की अवधि को कम करना, नहीं।
एक कॉलेज की नियमित कक्षा में शिक्षण समय की अवधि को कम करना नहीं, विद्यार्थी और शिक्षकों में कक्षा कौशल का निर्माण करना, ये बिल्कुल सही है, यानी 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों के लिए अध्ययन तकनीकी में प्ले थेरेपी को अपनाए जाने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न क्या है बताइए? शैक्षिक प्रक्रिया को आनंदमय बनाना, हो भी सकता है, नहीं भी। बच्चों के लिए आंतरिक उद्देश्यों और जटिलताओं को समझाना, हो भी सकता है, नहीं भी। शिक्षा को और अधिक गतिविधि केंद्रित बनाना, हो भी सकता है, नहीं भी। शिक्षा में खेल गतिविधियों के महत्व को दिखाना। तो इसमें आपको सबसे सटीक आंसर कौन सा लग रहा है? जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए मौखिक मार्गदर्शन निम्न के सीखने में सबसे कम प्रभावी है, तो याद रखिएगा कौशल। कौशल के लिए जनरली मौखिक मार्गदर्शन की उतनी आवश्यकता नहीं होती। बाकी जो अभिवृत्तियां हैं, संबंध है, अभिक्षमताएं, इनके लिए मौखिक मार्गदर्शन आवश्यक होता है। देखिए एक शिक्षक या शिक्षिका का क्या कर्तव्य होना चाहिए बताइए। देखिए सबसे पहला क्या लिखा है, विद्यार्थियों के बौद्धिक मानकों को ऊपर उठाना, तो ये नहीं होगा। विद्यार्थियों के शारीरिक मानकों में सुधार, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों में सही मूल्य प्रणाली स्थापित करना, ये भी नहीं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायता, ये होगा, यानी 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए बच्चों में कुसमायोजन और हताशा तब विकसित होती है जब उन्हें सभी के द्वारा अति लाड़ प्यार किया जाता है, गलत। उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है, ये हो सकता है। वो अपने साथियों के साथ लड़ते हैं, गलत। वे परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं, इसका हो सकता है 2 या 4 में से कोई एक, जिसमें कि सबसे सही हो जाएगा 2। जब उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं तो बच्चे क्या हो जाते हैं, हताशा के शिकार हो जाते हैं। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म मोटर कौशल का उदाहरण है, तो याद रखिए सूक्ष्म मोटर कौशल में लिखना आता है, ठीक है, यानी 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी चढ़ना, उछल कूद करना, दौड़ना, ये सभी सूक्ष्म मोटर कौशल नहीं है बल्कि सकल मोटर कौशल है। क्या है? सकल मोटर कौशल। याद रहेगा ना? फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जिसमें एक तरफ मूल्यांकन दिया हुआ है और उसका अर्थ क्या होगा। देखिए सबसे पहले रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन का हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान पहेली और चर्चा परीक्षण। फिर है समाकलनात्मक मूल्यांकन। समाकलनात्मक मूल्यांकन में क्या होगा, अंतिम अधिगम परिणामों का श्रेणीकरण। फिर है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, इसका हो जाएगा संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक पहलुओं का नियमितता के साथ मूल्यांकन। फिर है मानक और मानदंड संदर्भित परीक्षण, ये हो जाएगा एक समूह के कुछ मानदंडों के आधार पर परीक्षण और उनकी व्याख्या, यानी इसका 2 आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना कार्य या साक्षरता कार्यक्रमों के लिए प्राथमिक शिक्षकों से गणना करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। देखिए सबसे पहले तो इस तरह के कार्य शिक्षकों को आवंटित नहीं किए जाने चाहिए। फिर लिखा है यह शिक्षण कार्य में बाधा डालता है। फिर है कि यह अतिरिक्त कार्यों के लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना चाहिए। यह एक राष्ट्रीय कार्य है इसलिए शिक्षकों के द्वारा किया जाना चाहिए क्योंकि वे राष्ट्र निर्माता हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बोला जाए तो ए नहीं भी हो सकता है, ठीक है, और बी सी डी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन एक चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे कार्यों के लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक देना चाहिए और यह राष्ट्रीय कार्य है, तो शिक्षण कार्य में राष्ट्रीय कार्य बाधा कैसे डालेगा बताइए। तो इस तरीके से यदि सी और डी होता तो ये करेक्ट होता, सी और डी नहीं है तो हम इसका करेक्ट आंसर 4 लगाएंगे, ठीक है। किस तरह के जो कार्य हैं वो शिक्षकों को आवंटित नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, बल्कि और अन्य जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें आवंटित किया जाना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षक है उनका कार्य क्या है, अध्ययन और अध्यापन का कार्य है, ठीक है। तो इस तरीके से 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि के रूप में शिक्षण का क्या अर्थ है। प्रशिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि नौसिखिया शिक्षार्थियों के लिए सीखना संभव हो। एक जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि बच्चा मानसिक संरचना के साथ पैदा होता है जो कि 14 से 15 वर्षों के आसपास विकसित होती है और अधिकतम रूप से बढ़ती है। तो ये हो जाएगा कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत। 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए लिखा है कि एक बच्चा रोने लगता है या लगती है जब उसकी दादी उसके
जब उसकी दादी उसकी माँ की गोद से उसे ले लेती है, तो बच्चे के रोने का कारण होता है माँ से पृथक होने की दुश्चिंता, तो 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन-सा अनुक्षेत्र दृष्टिकोण, मूल्य और प्रेरणा से संबंधित है? तो प्रभावी अनुक्षेत्र 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए लिखा है शिक्षण के लिए आवश्यक कौशल कौन-कौन से हैं? तो याद रखिए विषय में निपुणता, संचार कौशल और संघर्ष प्रबंधन कौशल, यानी कि ए, बी और डी। अब बाकी मैथ्स के क्वेश्चन हैं जो कि हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।